हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ एंड विषय में। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमने एनसीईआरटी 10th साइंस का सीरीज चला रहे हैं। 7 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, जो इसी चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर पिछला वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, जीवन जनन कैसे करते हैं। तो मेरा चैप्टर का नाम क्या है, जीवन जनन कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं। यदि वह जीव एकल होता है तो तथा कोई भी जनन द्वारा अपने सदृश वृष्टि उत्पन्न नहीं करता तो संभव है कि हमें उसके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता है। किसी स्पीसीज में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। अतः जनन करने वाले संतति का सृजन करते हैं क्योंकि वह बहुत सीमा तक उनके समान दिखते हैं। नेक्स्ट, कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, जो कि जनन के से संतति पीढ़ी में जाता है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। हम इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होती है। चलिए नेक्स्ट, अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनता है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है। नेक्स्ट, एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिका बनती है। डीएनए की प्रतिकृति विलग हो जाती है। परिणामतः एक कोशिका जो विभाजित होकर 2 कोशिका बनती है। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होता है। डीएनए की अतः यह अपेक्षित है कि डीएनए की प्रतिकृति की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आएगी। परिणामतः बनने वाले डीएनए प्रतिकृतियां एक समान तो होगी, परंतु मौलिक डीएनए का समरूप नहीं होगी। नेक्स्ट, जीवों की समाविष्टि पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अवरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो इसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति या स्पीसीज, उसी को प्रजाति हिंदी में कहते हैं, की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है तथा वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो जीवाणु विष्टि मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोध क्षमता वाले कुछ प्रतिवर्त ही जीवित रहते हैं तथा वृद्धि करते हैं। अतः विभिन्नता स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होती है। नेक्स्ट, यहाँ देखेंगे विखंडन। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके प्रक्षेपित किए गए हैं। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है, परंतु कुछ एक कोशिकीय जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरणतः कालाजार के रोगाणु लेशमानिया के में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचनाएं होती है। ऐसे जीवों में द्विविखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुविखंडन कहते हैं। दूसरी ओर इष्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्लाज्मोडियम के बहुविखंडन और लेशमानिया में द्विविखंडन, यहाँ अमीबा में भी द्विविखंडन। नेक्स्ट चलिए, सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरणतः स्पाइरोगोरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव विष्टि में विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर उत्तक का निर्माण करती है तथा उत्तक संगठित होकर अंग बनाते हैं। क्या यहाँ पे है, कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं और उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। शरीर में इनकी स्थिति भी निश्चित होती है। इससे सजग व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यवहारिक है। अतः बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, बहुकोशिकीय जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। नेक्स्ट, पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अनेक कायिक भाग से नए जीव का निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात किसी कारणवश जीव क्षत विक्षत हो जाता है तो अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाए तो उनके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव विकसित हो जाते हैं। उदाहरण में हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। इसे क्या कहा जाता है, पुनरुद्भवन कहलाता है। पुनरुद्भवन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। नेक्स्ट,
इन कोशिकाओं में कर्म पर्सन से अनेक कोशिकाएं बन जाती है। कोशिकाएं की समूह में परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम में होता है, जिसे परिवर्धन कहते हैं। पुनः पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। मुकुलन। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाएं को नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है, जैसे हाइड्रा में मुकुलन। देखिए हम पे मुकुलन हुआ। नेक्स्ट, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या है? ऐसे बहुत से पौधे जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। पत्तन, कलम अथवा रोपण जैसे कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। गन्ना, गुलाब अथवा अंगूर के इसके कुछ उदाहरण। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प और फल कम समय में लगने लगते हैं। कायिक प्रवर्धन कौन हुआ? जो काट के लगाया जाता है उसके डाली को, उसके उदाहरण अंगूर, गुलाब, ये सब, गन्ना। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। इस प्रकार ब्रायोफाइलम की पत्तियां की कोर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है तथा नए पौधे विकसित हो जाते हैं। जैसे देखिए पत्तियां गिरा हुआ, इसे विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट, क्या है उत्तक संवर्धन? उत्तक संवर्धन तकनीक में पौधे के उत्तक अथवा उनकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे बनाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिनके कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती है, जिसे कैलस कहते हैं। कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं। पौधे को फिर मिट्टी में रोप देते हैं, जिससे कि वह वृद्धि कर विकसित पौधे बन जाते हैं। उत्तक संवर्धन तकनीकी द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों से उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस तकनीकी का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। अब आइएगा यहाँ बीजाणु समासंग। अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती है। ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हुई थी। यह राइजोपस का कवक जाल है। ये जनन के भाग नहीं है, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ या गोल संरचनाएं जनन में भाग लेती है। ये गुच्छ बीजाणुधानी जैन में विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं या बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में इनकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर यह वृद्धि करने लगते हैं। अब तक जनन की जिन विधियों में हमने चर्चा की, नई पीढ़ी का सृजन केवल एकल जीव द्वारा होता है, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। नई पीढ़ी का किससे होता है सृजन? केवल एकल जीव द्वारा होता है, जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट, लैंगिक जनन क्या है? जिससे नई संतति उत्पन्न करने हेतु दो व्यष्टि एकल जीवों की भागीदारी होती है। न तो एकल बैल संतति बछड़ा पैदा कर सकता है, न ही एकल मुर्गी से नए चूजे उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे जीवों में नवीन संतति उत्पन्न करने हेतु नर एवं मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता, उसे लैंगिक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लैंगिक जनन प्रणाली क्यों? एकल कोशिकाएं से दो संतति कोशिकाओं में बनने में डीएनए की प्रतिकृति बनना एवं कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक है। चलिएगा इधर। लैंगिक में दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है, परंतु इसके एक और समस्या पैदा हो सकती है। यदि संतति की पीढ़ी में जनक जीवों के डीएनए का युग्मन होता रहे तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा दुगनी होती जाएगी। इससे डीएनए द्वारा कोशिकीय संगठन पर नियंत्रण टूटने की अधिक संभावना है। जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ऊतकों की विशिष्टता बढ़ती जाती है। कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं की परत होती है, जिनमें जीव की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है तथा डीएनए की मात्रा भी आधी होती है। इस कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, जिसे अधिसूत्री विभाजन कहते हैं, के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः दो भिन्न जीवों की यह युग्म कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा युग्मनज जाइगोट बनाती है, तो संतति में गुणसूत्रों की संख्या एवं डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है। चलिएगा नेक्स्ट। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिन जनन कोशिकाओं का भोजन का भंडार संचित होता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। ठीक है। कुछ जीवों में नर एवं मादा के शारीरिक अंतर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। पुष्प में लैंगिक जनन को देखेंगे। आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। आप पुष्प के विभिन्न भागों में पहले देखिए, बाह्य दल, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर। पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर पुष्प के जनन भाग का नाम है, जिनमें जनन कोशिकाएं होती है। पंखुड़ी और बाह्य दल का कार्य क्या है, आगे देखेंगे। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एकलिंगी कहलाता है। ठीक है। एक जननांग होगा कोई, तो जैसे पपीता, तरबूज एकलिंगी है।
जब पुष्प के पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे उभयलिंगी कहते हैं। जैसे गुड़हल, सरसों, ये उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाते हैं। नर जननांग में पुंकेसर क्या बनाता है? परागकण। परागकण सामान्यतः पीले हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? पीले हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है तथा यह पुष्प का मादा जननांग है। यह 3 भागों से बनता है। आधार पर उभरा हुआ फूल भाग अंडाशय, मध्य में लंबा भाग वर्तिका होता है तथा शीर्ष में वर्तिकाग्र है जो प्रायः चिपचिपा होता है। क्या क्या है? फिर से देखिएगा, आधार पर उभरा हुआ भाग जो होता है उसे अंडाशय कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा अंडाशय है, ये अंडाशय हो गया, ये वर्तिका हो गया, ये वर्तिकाग्र हो गया। ठीक है, यह बाह्यदल हो गया, ये स्त्री केसर का भाग है यहाँ से। नेक्स्ट, अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। परागकणों द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका माता युग्मक से संचालित हो जाता है। जनन कोशिकाओं को इन युग्मक अथवा निषेचन से युग्मनज बनाता है जिनमें नए पौधे की विकसित होने की क्षमता होती है। अतः परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों को यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह स्वपरागण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो स्वपरागण, परंतु एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होता है तो उसे परपरागण कहते हैं। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है। परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। निषेचन के बाद युग्मनज अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनाता है। इस अंतराल में बाह्यदल, पंखोड़ी, पुंकेसर, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं। अब आगे देखिएगा, बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को अंकुरन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकुरन। यहाँ पे देखिएगा, मादा युग्मक अंडाशय, यहाँ परागनली हो गया, नर युग्मक है, वर्तिकाग्र, परागकण। वर्तिकाग्र में परागकणों का अंकुरन इस तरह होता है। नेक्स्ट, मानव में लैंगिक जनन होता है। मानव में कैसी जनन होती है? लैंगिक जनन होती है, दूध। चलिए नेक्स्ट, मानव में लैंगिक जनन के कारण ही लड़कों और लड़कियों में भिन्न भिन्न परिवर्तन होते हैं। जैसे लड़कियों के स्तन में आकार में वृद्धि होने लगती है तथा स्तनाग्र की त्वचा रंग भी गहरा होने लगता है। इस समय लड़कियों के रजोधर्म होने लगता है। लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकलने लगती है तथा उनकी आवाज़ें फटने लगती है। साथ ही दिवास्वप्न अथवा रात्रि में शीशन भी अक्सर विवर्धन के कारण उदर्भ हो जाता है। नेक्स्ट, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। इस प्रक्रम के चलते जनक उत्तक के परिपक्व का मुख्य प्राथमिकता नहीं होती। अतः जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होने शुरू होती है जनक उत्तक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। किशोरावस्था की इस अवधि के अनारंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनारंभ। लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ है कि दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नर जनन तंत्र को पढ़ेंगे। नर जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाते हैं। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण विरसन में होता है। यह उदर गुहा के बाहर विरसन कोश में स्थित होता है। इसका कारण है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ शुक्राणु है, यहाँ विरसन है। ठीक है, यहाँ मूत्राशय या प्रोस्टेट ग्रंथि, इसी से शीशन है, मूत्रमार्ग है। शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों के अनारंभ के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। कल ही भी बताए थे, टेस्टोस्टेरोन लड़कों में पाया जाता है। ठीक है, उत्पादित शुक्राणु के मोचन शुक्रवाहिकाओं के द्वारा होता है। ये शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है। अतः मूत्र मार्ग शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग है। प्रोटेस्ट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं जिससे शुक्राणु एक तरफ माध्यम में आ जाते हैं। इसके माध्यम कारण इसका स्थानांतरण सरलता से होता है। साथ ही यह स्राव इन्हें पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं जिनमें मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है, उन्हें मादा जनन कोशिकाओं की ओर तैरने में सहायता करती है। नेक्स्ट, मादा जनन तंत्र को देखेंगे। मादा जनन कोशिकाएं अथवा अंड कोशिकाओं का निर्माण कोशिका में होता है। वे कुछ हार्मोन भी उत्पादित करते हैं। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। ठीक है, अनारंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से 1 अंडा द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। महीन अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं।
दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करते हैं जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। क्या कहाँ खुलता है? योनि में। जैसे देखिए यहाँ पे अंडवाहिका है, फ्लोपियन ट्यूब है, अंडाशय यहाँ पे है, गर्भाशय यहाँ पे होता है, ग्रीवा है, योनि यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं जहाँ से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका तक पहुँच जाते हैं जहाँ अंड कोशिका से मिल सकते हैं। निषेचित अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की गेंद जैसी संरचना या भ्रूण बनाता है। भ्रूण कोशिकाएं में स्थापित हो जाता है तथा यह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। नेक्स्ट, आंतरिक परत मोटी होती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह बढ़ जाता है। भ्रूण को मां के वे रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। बच्चों को कहाँ से मिलती है भोजन? प्लेसेंटा से। यह तरस्तीनुमा संरचना जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है मां के भ्रूण से को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक वृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिसका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से मां के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। मां के शरीर को गर्भ से विकसित होने के 9 मास लगता है। गर्भाशय के पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है। नेक्स्ट, क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है? यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। यह अंड निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय की प्रति माह तैयारी करता है अतः इसकी अंताभिति मंसाल एवं स्पंजी हो जाती है। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था उसमें पोषण के लिए आवश्यक है परंतु निषेचन न होने की अवस्था में यह परत की भी आवश्यकता नहीं रहती है अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। इसी अवधि में 2 से 8 दिनों तक की होती है। जनन अवस्था, लैंगिक परिपक्व एक क्रमिक प्रक्रम है। नेक्स्ट, अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है जिसमें जीवाणु जनित जैसे गोनोरिया तथा सिफिलिस एवं वायरस संक्रमण जैसे कि मस्सा वाट तथा HIV एड्स शामिल है। लैंगिक क्रियाओं के दौरान इन रोगों को निरोध है। श्वसन के लिए आवरण अथवा कंडोम के प्रयोग से इनमें अनेक रोगों के संरचना का कुछ सीमा तक निरोध संभव है। नेक्स्ट, श्वसन को ढकने अथवा कंडम अथवा योनि में रखने वाली अनेक युक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा तरीका शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का है जिसमें अंड का मोचन ही नहीं होता है अतः निषेचन नहीं हो सकता है। ये दवाएं सामान्यतः गोली के रूप में ली जाती है परंतु ये हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करती है अतः इससे कुछ विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। गर्भधारण रोकने के लिए कुछ अन्य युक्तियाँ जैसे लूप अथवा कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित करके भी किया जाता है परंतु गर्भाशय के उत्तेजन से भी कुछ विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। यदि पुरुष की शुक्रवाहिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणु का स्थानांतरण रुक जाएगा। यदि स्त्री का अंडवाहिनी अथवा फलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंडबीमा गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा। दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा। शल्य क्रिया तकनीक द्वारा इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं। यद्यपि अशल्य तकनीक भविष्य के लिए पूर्णतः सुरक्षित है परंतु असावधानी पूर्वक की गई शल्य क्रिया से संक्रमण अथवा दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। शल्य क्रिया द्वारा अनचाहे गर्भ भी हटाया जा सकता है। इस तकनीकी का दुरुपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो किसी विशेष लिंग का बच्चा नहीं चाहते। इसे गर्भकुंडली कार्य अधिकतर मादा गर्भ के चयनात्मक गर्भपात हेतु किया जा रहा है। एक स्वस्थ समाज के लिए मादा नर लिंग अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। अतः हमारे देश में भ्रूण लिंग निर्धारण एक कानून अपराध है। जनन एक प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी समष्टि की वृद्धि करते हैं। एक समष्टि में जन्म दर एवं मृत्यु दर उसके आकार का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट, जीवन स्तर में सुधार लाना दुष्कार कार्य है। ठीक है, इसी तरह होता है। ये भी चैप्टर आज खत्म। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट करते हैं। अन्य जैव प्रक्रम के विपरीत किसी जीव के अस्तित्व के लिए जनन आवश्यक नहीं है। जनन में एक कोशिका द्वारा DNA प्रतिकृति का निर्माण तथा अतिरिक्त कोशिकाएं संगठन का सृजन होता है। शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करता है। खंडन विधि में जीवाणु एवं प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक संतति कोशिका का निर्माण करती है। यदि हाइड्रा जैसे जीवों का शरीर कई टुकड़ों में विलग हो जाए तो प्रत्येक भाग से पुनरुद्भवन द्वारा नए विकसित हो जाते हैं। कुछ पौधे में कायिक प्रवर्धन द्वारा जड़ अथवा पानी से नए पौधे विकसित होते हैं।
उपरोक्त अलैंगिक जनन के उदाहरण जिसमें संतति की उत्पत्ति एक एकल जीव द्वारा होती है। लैंगिक जनन में संपत्ति उत्पादन के 2 जीव भाग लेते हैं। डीएनए प्रतिकृति की तकनीक से विभिन्नता उत्पन्न होती है जो स्पीशीज के अस्तित्व के लिए लाभप्रद है। लैंगिक जनन द्वारा अधिक विभिन्नता उत्पन्न होती है। पुष्पीय पौधों में जनन प्रक्रिया में परागकण परागकोश से स्त्री के सर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं जिसे परागण कहते हैं। इसका अनुगमन निषेचन द्वारा होता है। अनारंभ में शरीर अनेक परिवर्तन आते हैं, जैसे लड़कियों का स्तन का विकास, लड़कों के चेहरे में नए बालों का आना लैंगिक परिवर्तन के चिन्ह है। तो ये चैप्टर भी समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।